प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं, आपको पता है कि इनको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए या ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की बहुत ज़रूरत है। हाँ, या हम कह सकते हैं फिर ग्लूकोज से अगर बाकी न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, प्रोटीन वगैरह वगैरह। लेकिन प्लांट्स को इनके अलावा, फोटोसिंथेसिस से जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनके अलावा इनको कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है अपने नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। वो मिनरल्स जो हैं वो एक्चुअली क्या हैं? दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स, दीज आर एसेंशियल एलिमेंट्स एंड दे आर एक्चुअली 17 इन नंबर। ठीक है, ये इनको अपनी नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूर लगते हैं। ठीक है ना? आपको पता है कि जब हम कहीं पे एग्रीकल्चर करते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं। अगर प्लांट सब फोटोसिंथेसिस के से ही बनाएंगे, उनको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही खाली चाहिए, तो उनको फिर हम फर्टिलाइजर्स क्यों डालते हैं? व्हाई डू वी पुट नाइट्रोजन, पोटेशियम, है ना, पोटाश खाद वो जो बोलते हैं, या हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो वो क्यों डालते हैं? बिकॉज दे नीड सम अदर मिनरल्स ऑल्सो in addition to carbon dioxide and water for the photosynthesis. They also need some essential elements for their proper growth and maintenance. और उन्हीं essential elements का जो nutrition होता है, that is sometimes also called a mineral nutrition in plants. अब ये जो 17 essential elements इनमें लगते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक है आपके मैक्रो, या जिन्हें हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स, और दूसरा है माइक्रो, जिन्हें हम माइनर भी कहते हैं या ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये किस बेस पे हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं? इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट होती है। जो मैक्रो या मेजर एलिमेंट्स, ये ज्यादा अमाउंट्स में रिक्वायर करते हैं प्लांट्स को, जैसे यहां पे लिखा है मैंने 1 to 10 mg मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। लेकिन माइक्रो वाले क्या है? 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्रो ज्यादा अमाउंट्स में यूटिलाइज होते हैं प्लांट्स में। अब यहाँ पे देखिए 17 में से ये जो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स जो हैं, दीज आर मैक्रो और मेजर एलिमेंट्स, और बाकी जो रहे दोज आर माइक्रो एलिमेंट्स। अब ये याद करना एक हिसाब से जरूरी है, क्योंकि पूछ सकते हैं वहां पे, आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रो एलिमेंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो मिनरल फॉर द प्लांट्स। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए मैं एक आपको ऐसे याद कराता हूं। आप ऐसे याद कीजिए, चॉम्प, CHOMP, चॉम्प किस का मग। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ऐसे रखिए, चॉम्प किसका मग। इसमें क्या क्या आता है? आपका आता है कार्बन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं, ठीक है? ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये है आपके मेजर एसेंशियल एलिमेंट्स। तो यहां पे इसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे आप? CHONP, चौंप, ऐसे याद रखें, किस का मग, चौंप किसका मग, ठीक है? ये ऐसे। बाकी जो भी यहाँ पे रहते हैं 2000 माइक्रो। अगर वहाँ पे कुछ भी इसके बगैर आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम के बगैर कोई भी आता है, दैट कम्स अंडर माइक्रो और माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स। ये याद हो गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो जो कश्मीरी स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ आएगी, तो वो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पता है, ये मैक्रो वाले पता है, तो माइक्रो अगर वहाँ पे देते हैं तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ, हमारे इस चॉम्प किसका मग में नहीं आ रहा है, ये तो माइक्रो होगा, बाकी माइक्रो है। फिर भी कश्मीरी स्टूडेंट्स कैन लिसन दिस कि यहाँ पे फिर ज़र मोर मन बठन काल कुलिस निश, ठीक है? फिर ज़र मोर मन बठन काल कुलिस निश, दैट्स इट। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो यही पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए कौन सा मैक्रो मिनरल है या मैक्रो एलिमेंट है फॉर प्लांट्स एंड कौन सा माइक्रो है। इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। या यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि इनकी डेफिशिएंसी से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं प्लांट्स में, उन डिसऑर्डर्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे एक डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस क्या है? देखिए, कुछ प्लांट्स को जब आप देखते हैं, उसके लीव्स देखते हैं, तो लीव्स आप देखते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, येलो हो जाते हैं। वो येलोविंग ऑफ लीव्स क्यों हो जाता है? आपको पता है, जो ग्रीन कलर ऑफ लीव्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो है, अगर ये नहीं बनता है, अगर कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी से ये नहीं बनता है, या अगर बना हुआ क्लोरोफिल जो लीव्स में है वो लॉस हो जाता है, उसकी डिजनरेशन होती है, तो दोनों तरीकों से क्या होगा कि लीफ अपना कलर उसका चेंज होगा। वो पहले पेल हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा येलो हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम नॉन फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब है क्लोरोसिस क्या है? येलोविंग ऑफ लीव्स। किसकी एब्सेंस की वजह से होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ
क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल लॉस्ट और नॉट फॉर्म्ड, इस वजह से क्या होता है, येलोविंग ऑफ लीव्स होता है, जिससे हम कहते हैं क्लोरोसिस। अब देखिए किस किस एसेंशियल एलिमेंट की वजह से हो सकता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। याद मत कीजिएगा ये, ठीक है। इसमें अगर आप याद रखेंगे भी, बस ये याद रखिए, मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेंगे वो तो ये पूछ सकते हैं, ये दो याद रखिएगा, आयरन एंड मैग्नीशियम, बस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या हो गया? देखिए नेक्रोसिस है कि इसमें टिश्यूज एंड सेल्स जो होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। और ये अक्सर हम देखते हैं जब हम फ्रूट सीजन हमारा होता है, हम देखते हैं फ्रूट्स की तरफ देखते हैं या लीव्स भी देखते हैं, उन पे कोई कुछ वो स्पॉट्स होते हैं ना, वो डेड स्पॉट्स होते हैं। हम कहते हैं ूठन दाग दाग यम, तो वो क्या है, दैट इज नेक्रोसिस हैज टेकन प्लेस, कि उनमें टिश्यूज और सेल्स हैव डाइड। एंड ये जो स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स ऑन leaves and fruits, these are early symptoms of necrosis। इसके बाद ये पूरा डैमेज हो सकता है फ्रूट भी, लीफ भी, तो फिर होल्स हो जाते हैं लीव्स में। तो नेक्रोसिस क्या है, इसमें सेल्स और टिश्यूज डाई हो जाती हैं। एंड इट ऑकर्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड मैंगनीज। इसमें आप कुछ याद नहीं रखेंगे, ठीक है, सिर्फ ये याद रखेंगे कि नेक्रोसिस जो है, इट ऑकर्स नेक्रोसिस देयर इज द डेथ ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स। नेक्स्ट दैट इज डाईबैक। डाईबैक क्या है? इसमें शूट एपिकल मेरिस्टम जो है उसकी डेथ हो जाती है। देखिए अगर एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, ये इसका शूट है। शूट के ऊपर जो टिप्स पे यहाँ पे टिप है, यहाँ ब्रांच के ऊपर जो टिप है, यहाँ पे एक रीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम। और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, इस शूट एपिकल मेरिस्टम की प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है प्लांट की। और यहाँ पे रूट्स में जो टिप्स पे मेरिस्टम होता है, वहाँ उसको कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे रूट्स की ग्रोथ होती है, यहाँ पे शूट्स की ग्रोथ। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, डाईबैक में इसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, सिंपल में इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये याद रखिएगा, इट इज ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। ये याद रखेंगे आप, कॉपर यहाँ पे ये याद रखेंगे, यहाँ पे आयरन एंड मैंगनीज, यहाँ पे कॉपर याद रखेंगे। नेक्स्ट इज लिटिल लीफ डिजीज। लिटिल लीफ डिजीज जो होती है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लिटिल लीफ डिजीज में क्या होता है कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक जो लिटिल लीफ डिजीज होती है, इसमें होता क्या है, जनरली ये जो प्लांट होता है, ये इसकी ग्रोथ बराबर नहीं होती है, ये छोटा रहता है। अगर ये प्लांट है, इसकी हाइट या बाकी जो भी इसकी ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ होगी प्लांट की। स्टंटेड मीन्स रुक के ग्रो करेगा ये प्लांट, मतलब ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। और इसके जो लीव्स हैं, यंग लीव्स जो होते हैं, छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, उनमें क्लोरोसिस होता है, जो मैंने अभी जिसकी जिक्र की हमने, जिसमें वो येलोविंग होता है। तो यंग लीव्स में क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। और उसके बाद हम जब देखते हैं ये जो लीव्स हैं, क्लोरोसिस होने की वजह से, और फिर बाद में इन लीव्स में क्या असर पड़ता है कि ये लीव्स एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं, डू नॉट एक्सपैंड, ये एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं ज्यादा, मतलब ये छोटे रहते हैं लीफ भी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लिटिल लीफ डिजीज। ये समझ आ रहा है? सो कीप इट इन योर माइंड कि लिटिल लीफ डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इट ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। नेक्स्ट जो है दैट इज विपटेल। विपटेल में क्या होता है कि आप अगर लीफ को देखेंगे, ये जो लीफ का जो जहां से लीफ होता है, जो इसकी छोटी सी टहनी होती है, उसको हम कहते हैं पीटियोल। क्या कहते हैं? पीटियोल। और उसके बाद ये रहे लीफ का ब्लेड, है ना, यहां से इसकी मिड रिब, इसको कहते हैं मिड रिब। ये हो गए लेटरल वेन्स, अब देखिए इसमें क्या होता है विपटेल में, ये लैमिना है, लैमिना जिसे कहते हैं, जो कि ब्लेड है, लीफ ब्लेड, लैमिना या लीफ ब्लेड कहेंगे आप, इसको क्या होता है कि ये डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, ये डिजनरेट हो जाता है। और यहां पे ये जो मिडरिब है, मिडरिब भी ऐसे ही रहता है और पीटियोल भी ऐसे ही रहता है, इनको कुछ नहीं होता है, ना पीटियोल का ना मिडरिब को, ठीक है। सो दीज टू रिमेन इंटैक्ट, बट द, समझ आ गया? अब यहां पे अगर हम देखेंगे फिर ये लीफ कैसा रहेगा, इस लीफ की अपीयरेंस ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेबटेल। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, यहां पे मैंने नहीं लिखा है, ये आप लिखेंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। ये भी आप याद रखेंगे, जिंक वाला भी याद रखेंगे डायरेक्टली, यहां पे ये कॉपर वाला भी याद रखेंगे, और यहां पे आयरन एंड मैंगनीज याद रखेंगे, बस, ठीक है। ये मैं यहीं पे साथ साथ में बता देता हूं क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
ये तो हो गया आपका मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट इसकी प्लांट्स जो होते हैं इनमें नाइट्रोजन जो होता है, अगर प्रोटीन्स बनाने हैं, जैसे अब दालें होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन अच्छी होती है, तो प्रोटीन कंटेंट जो प्लांट्स में लगता है वो बनाने के लिए इनको नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, अबाउट 78% है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और चूंकि वो डायरेक्टली प्लांट से एयर से हासिल नहीं कर सकते, उनको उनको नाइट्रोजन को यूटिलाइजेबल फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो वही जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जिसको ये यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको यूटिलाइजेबल फॉर्म में बनाना, कि प्लांट्स या तो अमोनियम की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन को, या तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में, या तो नाइट्राइट्स की फॉर्म में, या तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को इनमें कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां पे हम ऊपर पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट, इट इज अ मेजर एलिमेंट, है ना। और अक्सर आपको फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होते हैं मेजर एलिमेंट्स में भी, और इन्हीं की हम ज़्यादा वो फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब नाइट्रोजन जो है ये नेचुरली भी प्लांट्स अपने लिए फिक्स कर पाते हैं। ठीक है, या तो हम नाइट्रोजन वाली जो खादें हैं वो डालेंगे, ये तो खुद भी फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स जो करते हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जनरली हमारे एनवायरनमेंट में या तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, जिसे हम कहते हैं थ्रू लाइटनिंग, ये पढ़ना नहीं है, लाइटनिंग के जरिए जो बिजलियाँ होती हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। और नेक्स्ट जो है, जो कि प्लांट्स नेचुरली, अल्लाह ताला ने इनको नेचुरल मैकेनिज्म रखा है अपने लिए नाइट्रोजन फिक्स करने का, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये काफ़ी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ हैं वो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आपके कुछ ब्लू ग्रीन अलगे होते हैं। ठीक है, ये इनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब यहाँ पे ये जब देखेंगे कि इसमें आपको काफ़ी सारे आपको याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपको वो सारे याद नहीं रखने। आप ये फॉर एग्जांपल आपका आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया में एक है नोस्टॉक। ठीक है, आपका आता है एजोबैक्टर, ये वही माइक्रोब्स हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसी तरह से आता है क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, फ्रैंकिया, ये काफ़ी सारे। लेकिन ये चीज़ें आप अगर याद नहीं रखेंगे कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक मिनट मेहरबानी करके याद रखिएगा, राइजोबियम बैक्टीरियम जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में होता है, ये वहाँ पे उन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, कि उनके लिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि प्लांट्स खुद यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, उसको कन्वर्ट करता है किन की फॉर्म में, ये वाले फॉर्म जो यहाँ पे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेबल फॉर्म, जो कि प्लांट यूटिलाइज कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ये जो है, दिस इज द प्लांट, ये जो बड़ा प्लांट है यहाँ पे, ये उसका रूट है, लेग्यूमिनस प्लांट का ये रूट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ये छोटे छोटे जो गांठें बनी है, दीज आर द रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। ये रूट नोड्यूल अगर हम लेंगे, इसके अंदर क्या होगा, एक बैक्टीरियम होगा, जो अभी हम कह रहे थे राइजोबियम बैक्टीरियम। ये राइजोबियम बैक्टीरियम जो है ये क्या करता है, ये इस प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कि N2 को ये यूटिलाइजेबल बनाता है इसके लिए, और बदले में इसे क्या मिलता है कि ये प्लांट जो अपने लिए खुराक बनाता है फोटोसिंथेसिस से, ये बोलता है इस बैक्टीरिया को आप भी ये खुराक इस्तेमाल करो। तो इसमें ये एक एसोसिएशन है, इस राइजोबियम और इस प्लांट के दरमियान एक एसोसिएशन है, एक इंटरेक्शन है, जिसमें राइजोबियम को भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है, या हम कह सकते हैं इसको फायदा मिलता है, और यहाँ प्लांट को भी फायदा मिलता है। राइजोबियम को पहले तो इसको एक स्पेस मिलती है जहाँ पे ये रहता है, क्योंकि ये इन्हीं गांठों के अंदर रहता है। ठीक है, दूसरा इसको खुराक बनाया खुराक मिलता है प्लांट से। लेकिन ये प्लांट के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि प्लांट को क्या मिलता है, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके मिलता है, जो वो खुद से नहीं कर सकता बेचारा। ठीक है, तो ये आपको समझना, बस ये एग्जांपल आप याद रखेंगे। राइजोबियम जो कि रूट नोड्यूल्स में होता है, ये क्या करता है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन किन के लिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए। अच्छा, तो हो गया आपका ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ वी विल मूव टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज, जिससे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो आप प्लीज़ वो
या तो मेल कीजिएगा या कमेंट में लिखिएगा जब भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, डोंट हेजिटेट। जब तक आप मुझे क्वेश्चन नहीं करोगे, आप नहीं बोलोगे कि सर ऐसा समझ नहीं आया, वो नहीं आया, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहा कि सर हमें थोड़ा सा पहले लिख के रखिए, उससे एक्सप्लेन कीजिए, हमें ईजी हो जाएगा नोट्स को, नोट्स हमारे पास पहले ही रहेगा, तो मैंने ये बेटर समझा। सो देयर शुड बी टू वे प्रोसेस। आप भी बताएंगे क्या करना है आपके लिए, आपको अगर लगता है कि कोई कमी लगती है तो वो भी हम कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही मज़ेदार है। देखिए इसमें क्या होता है, हमने जो ऑटोट्रॉफिक पढ़ा उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आपके बैक्टीरिया हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, या चाहे फोटोसिंथेटिक अलगे हैं या प्लांट्स हैं, वो जो भी हैं वो अपना खुराक खुद बनाते हैं। और आपको पता है कि खुराक जो होता है दैट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है कि खुद से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है, वो खुद से अपना खुराक नहीं बना सकता है। इसको क्या चाहिए, हमारी तरह ये रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड चाहिए, बनी बनाया ऑर्गेनिक फूड चाहिए इसको, ये खुद से नहीं बना सकता। ठीक है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम ये जो है, अब ये जो खुराक इसको मिल रहा है, ये किस तरह से इस खुराक से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स निकालता है, ये किस तरह से इस खुराक को कंज्यूम करता है, किस तरह से अपनी बॉडी में लेता है, या इसके न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेता है, उस बेस पे हम यहां पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थर्ड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, फोर्थ इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, फिफ्थ इज, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, कि काफी सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो बेचारे मजबूर होते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए ताकि वो अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, वो आगे बताऊंगा मैं। अब देखिए यहां पे होलोजिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक साथ हम देखेंगे पहले, ठीक है, वो आप जहन में रखिएगा। अब यहां पे होलोजिक की बात जब हम करते हैं, होलोजिक में क्या किया जाता है, कंप्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो है वो लिया जाता है बॉडी में और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक में अपोजिट है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होती है, बॉडी के बाहर ही डाइजेशन होती है फूड की, या तो वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होगा या उसे बाहर खुद से डाइजेस्ट किया जाएगा, फिर वो न्यूट्रिएंट्स को अंदर लिया जाएगा, जो कि डाइजेशन के बाद वहां पे बहुत ही सिंपल न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, उनको बॉडी में लिया जाएगा। ये ऐसे समझेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक इंसान है, हम होलोजिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है, वी शो होलोजिक न्यूट्रिशन, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। आपको पता है यहां पे जो फूड ये लेगा, ये कम्प्लेक्स फूड लेगा, कम्प्लेक्स मींस इसकी डाइजेशन नहीं हुई होती है। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल एग लेगा, एग में कम्प्लेक्स फूड होता है, इसमें वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म में है, जैसे इसमें प्रोटीन्स हैं, जैसे इसमें फैट्स हैं, जैसे इसमें मेनली यही दो होते हैं। तो यहाँ पे ये एग जब लिया इसने, ये अपने इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर जब लेता है, यहाँ पे इस खुराक पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालता है, और जब इस खुराक पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले जाते हैं, आपको पता है कि ये खुराक अल्टीमेटली क्या होगा, इस सिंपलर फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। मतलब इसकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर इसकी डाइजेशन हो जाएगी, कंसंट्रेट कीजिएगा, क्या हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी, और डाइजेशन होने के बाद इस खुराक से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के जरिए बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाएंगे और फिर बॉडी में यूटिलाइज किए जाएंगे। ठीक है, यहां पे जो ये खुराक इसने खाया, इसने अंदर लिया, कंप्लेक्स खुराक को लिया, उसे हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, INGESTION, इंजेशन। इंजेशन मीन्स खुराक को कंप्लेक्स फॉर्म में खाना, मुंह के अंदर लेना, ठीक है, बॉडी में लेना या मुंह के अंदर, या हम अभी बताएंगे आपको कि कुछ जो यूनिसेलुलर, जो मैंने पहले बताया था एक ही सेल के बने होते हैं, कुछ जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे आपका एमोबा है, एमोबा, यहाँ पे एमोबा है, ये एमोबा क्या करता है, इसका कोई मुंह नहीं होता है, इसका परमानेंट मुंह नहीं होता, ये टेम्पररी एक मुंह जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें फूड पार्टिकल को लेता है, फिर इस फूड पार्टिकल को क्या करता है, फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, जो कि एक ही सेल का बना है, बॉडी के अंदर लिया, ये इसका फूड पार्टिकल है, फिर अंदर इसको रेडी होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि छोटे छोटे सैक्स में होते हैं। ठीक है, फिर उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बोलता है पकड़ो इसको, इसके ऊपर गिरो, इसको डाइजेस्ट करो, इस फॉरेन फूड को जो मैंने अभी अंदर लिया है, इस फूड को डाइजेस्ट करो, और फिर इसके न्यूट्रिएंट्स इस बॉडी में, इसकी यहाँ बॉडी में मिल जाते हैं इसे, और जो वहाँ पे बचा कुचा मटेरियल होता है उसको दोबारा बाहर फेंकता है। तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं होलोजिक अच्छे से आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कंसेप्ट एक ही है कि यहाँ पे डाइजेशन जो होती है, डाइजेशन बॉडी के अंदर की जाती है। जैसे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में हमने देखा, इसने भी कंप्लेक्स फूड को अंदर डाइजेस्ट किया, यहाँ पे इसको एमोबा को हमने लिया, इसने भी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट किया।
ठीक है ना, अंदर ही एंजाइम डालें। तो इंटरनल डाइजेशन जिसमें होती है, जिसमें फूड को खाया जाता है और इंटरनल डाइजेशन की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। कीप इट इन योर माइंड। और ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अभी देखा इस एमोबा में, ये एक एमोबा है जो मैंने कहा था प्रोटिस्टस में आता है। देखिए जो पुराने लेक्चर है ना, उनको अच्छे से आप रिवाइज किया कीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई टर्म बताता हूँ वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड होती है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं दिया, फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने यूनिसेल्युलर बताया था कि प्रोटोजोआ होते हैं इसमें, जिसमें आपका एमोबा आता है, आपका पैरामीशियम आता है, आपका इग्लिना आता है, वो लेक्चर अगर किसी ने नहीं दिया तो उसको हो सकता है मे बी, जो साइंस के स्टूडेंट्स उनको तो पता है, लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है ये एमोबा क्या क्या बला है ना। तो ये यूनिसेल्युलर प्रोटोजोवन है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर ही डाइजेस्ट करता है। और यहां पे आप समझ सकते हैं कि एक ही सेल का बना है, तो यहां पे सेल के अंदर डाइजेशन होती है। तो याद रखिएगा डाइजेशन जो है ये या तो ये यहां पे इंट्रासेल्यूलर है, ये इंट्रासेल्यूलर कि सेल के अंदर डाइजेशन हो सकती है, जैसे हमने अभी यहां पे एमोबा की बात की, या ये सेल्स के अंदर नहीं, ये एक कैविटी में हो सकती है। ये कैविटी में, कैविटी होगी ना, ये डाइजेस्टिव कैविटी जो है इसके अंदर हो सकती है। और अगर कैविटी में होती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है, कि पहले उनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है एक कैविटी में, फिर उनकी बॉडी की सेल्स लेते हैं और सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होती है। यहां पे मैं वो लिखूंगा, लेकिन आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से होते हैं इसमें, इसमें आते हैं आपके नाइडेरिया, CNIDARIA, नाइडेरिया, ये किस्म के एनिमल्स हैं। और आते हैं आपके प्लेटीहेलमिन्थस। क्या आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस। ये जो हैं ये दोनों टाइप ऑफ डाइजेशन दिखाते हैं। पहले कैविटी में डाइजेशन करेंगे जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। फिर जब सेल्स अपने अंदर उस खुराक को लेंगे जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड होगा, फुली डाइजेस्टेड नहीं होगा, पार्शियली डाइजेस्टेड होगा, फिर उसे सेल्स के अंदर फर्दर डाइजेशन करते हैं। तो इसमें इतना याद रखेंगे कौन कौन नाइडेरिया एनिमल्स जो होते हैं और प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं, ये क्या क्या दिखाते हैं, ये दोनों इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है, सबको पता है, इन कैविटी, कैविटी। इंट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या है, इनसाइड, इनसाइड सेल्स। ये समझ आ गया, ओह माय गॉड, ये समझ आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब इसको इंजेस्टिव न्यूट्रिशन क्यों कहेंगे, हॉलोजिक न्यूट्रिशन को, क्योंकि इसमें खुराक को खाया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, लिया जाता है बॉडी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे जो ये दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओह, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है इसमें ये होता है कि खुराक को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बॉडी में नहीं लिया जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म बना देता हूं, दिस इज सपोज ब्रेड मोल्ड। ओके, ये एक किस्म की फंगस है, ये हमारे सामने ब्रेड है, इसके ऊपर ये ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड है, इसके पास ऊपर जो इसके ऊपर एक फंगस चढ़ती है, ठीक है। इसमें ये आपने कुछ, आपको याद नहीं रखना, अब ये कुछ ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इस ब्रेड के अंदर डाल देती है और फिर इस ब्रेड को बाहर ही डाइजेस्ट करती है, इस पे एंजाइम्स डाल के इसको डाइजेस्ट करती है और फिर ये इसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो खुराक को बाहर ही डाइजेस्ट करता है। वो कहाँ पे डाइजेस्ट करता है, बाहर ही डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये मिट गया था। ये जो राइजोपस है ये क्या करता है, ये ब्रेड के अंदर कुछ ऐसे, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ओके, ब्रेड मोल्ड जो है, जो कि रोटी को ख़राब करता है, उसको जो फंगस चढ़ता है ऊपर से हम देखते हैं, वो एक्चुअली उसका रियल नेम जो है दैट इज़ राइजोपस। ये क्या करता है, ये काफ़ी सारे एंजाइम्स रिलीज़ करता है जिससे ये इस ब्रेड को ख़राब करता है और वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं डाइजेस्ट करके बाहरी, उनको फिर एब्जॉर्ब करता है। इसलिए इसको कहते हैं, इस न्यूट्रिशन को हम इसलिए कहते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं। समझ आ रहा है। अब इसी तरह से ये बेसिकली होता क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं करेगा, ये बॉडी के बाहर ही डाइजेशन करेगा, ये बाहरी एंजाइम डालेगा। जैसे कुछ हमारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, वो बाहरी एंजाइम्स डालते हैं खुराक पे और फिर खुराक को जब ये डाइजेस्ट करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, इससे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे और उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। या तो एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फंगस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, फंजे जो होते हैं, है ना, फंजे जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। या कुछ क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको सकिंग अपैरेटस होता है, कुछ इंसेक्ट्स उनके लिए बाज़ाब्ता एक अपैरेटस होता है जिससे वो सक करते हैं फिर न्यूट्रिएंट्स को, या तो एब्जॉर्ब किया जा सकता है या तो सक किए जा सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट इतना ही है कि इसमें बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होती है, बॉडी के बाहर डाइजेशन होती है। अब बचपन से सुनते आए हैं कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर। अब मैंने आज डिफरेंट बताया कि इसमें मैं डेड डिकेइंग नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि बाहरी डाइजेशन की जाती है, लेकिन वो भी ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर भी ठीक है। किस अंदाज से ठीक है, क्योंकि जब आपके सामने यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर है एंड डिकेइंग, ठीक है,
इसका मतलब है कि इस पे ऑलरेडी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर चुके हैं, जो कि इसके जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं इनको डाइजेशन कर रहे हैं, इनको बाहरी सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो डेड डिकेइंग मैटर में भी क्या है कि उसमें उसे जो न्यूट्रिशन लिया जाएगा वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा, कि उसमें ऑलरेडी डाइजेशन की है कुछ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने इसको डिकेइंग की है, जिन्होंने इसको डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू की है। समझ आ रहा है? ये क्लियर है? तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग जो है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको इसीलिए एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अब इसमें एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो बाहरी डाइजेस्ट किए जाते हैं या डेड डिकेइंग मैटर पे होते हैं, या तो सक किए जाते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स कम्प्लेक्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कि यहाँ पे मैं आपको आप आगे समझाऊंगा जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें हम कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, जैसे प्रोटीन लिया हमने, उससे फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में उससे सिंपल न्यूट्रिएंट बनाया जाएगा, दैट इज एमिनो एसिड्स। जैसे हम खाते हैं, हम वहाँ पे लेंगे स्टार्च जो होता है उसको सिंपल न्यूट्रिएंट बनाएंगे, डाइजेशन के बाद उसको ग्लूकोज बनाएंगे। तो वही यहाँ पे बाहरी डाइजेशन करके ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको एब्जॉर्ब किया जाता है या सक किया जाता है। कुछ इंसेक्ट सक करते हैं, और एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं? आपके फंजे जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। आपके कुछ प्लांट्स भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स, जिनकी हम अभी थोड़ी जिक्र करेंगे, वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, ये भी इसमें कह सकते हैं कि फेड फीडिंग ऑन डेड डिकम्पोज्ड मैटर, ये भी कह सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। अब जो ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ए सेप्रोट्रॉफ। क्या कहते हैं इसे? सेप्रोट्रॉफ, या उसे सेप्रोब भी कहते हैं, या उसे सेप्रोफाइट भी कहते हैं। ठीक है? या उसे सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, सेप्रोब भी कहते हैं, या सेप्रोफाइट भी कहते हैं। अब देखिए क्या क्या आते हैं इसमें। फंजे आते हैं, आपके कुछ बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और कुछ प्लांट्स भी होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजे जो है इनका एक बहुत ही अहम रोल रहता है, जो हम पढ़ेंगे आगे इकोलॉजी में, कि ये डिकम्पोजिशन करते हैं। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी होगी या डेड पार्ट्स होंगे, जो उनके पार्ट्स होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उससे वो वापस वो न्यूट्रिएंट सॉइल में लाते हैं। वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, और ये आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। एक प्लांट की एग्जांपल मैं देता हूँ, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। दैट इज़ नियोशिया। आई डोंट रिमेंबर, डबल टी आई शायद, नियोशिया। ओके, ये जो प्लांट है इसको हम बर्ड्स नेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड्स नेस्ट। देखिए इस प्लांट के बारे में जब आप देखेंगे, ये एक्चुअली क्या है, ये सपोज ये प्लांट है, ऐसे होता है प्लांट। ये इसमें जो रूट्स होते हैं ना, जो इसका रूट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली राइजोइड्स, वो क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स, वो आप याद रखेंगे। इसके जो रूट्स होते हैं नीचे, ये रूट्स नीचे एक नेस्ट की फॉर्म में बनाते हैं। ये एक नेस्ट जैसा दिखता है, बर्ड का नेस्ट दिखता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? बर्ड्स नेस्ट। और ये जो रूट्स होते हैं, इनके साथ यहाँ पे ही सॉइल में कुछ फंजे एसोसिएटेड रहते हैं। फंजे क्या रहते हैं? फंजे ऐसे एसोसिएटेड रहते हैं, फंजे। और प्लांट और फंजे के दरमियान अगर कहीं पे एसोसिएशन होती है, ये प्लांट का रूट है, प्लांट रूट्स एंड फंजे के दरमियान अगर कहीं पे ये एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उस वक्त आप याद रखिएगा कि ये एसोसिएशन होती है, दिस इज कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? ये माइक्रोराइजा। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं? ये प्लांट के रूट्स और ये फंजे आपस में बना के क्या स्ट्रक्चर बनता है? माइक्रोराइजा। और माइक्रोराइजा इस प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए क्या होता है, ये जो फंजे होते हैं, ये नीचे, इनके नीचे डेड डिकम्पोज्ड मैटर जो होता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस जो होता है डेड डिकम्पोजर, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये ह्यूमस किससे बनता है? डेड डिकेइंग पार्ट्स जो भी होते हैं, चाहे प्लांट के हों चाहे एनिमल के हों। इस ह्यूमस से ये फंजे है, याद रखिएगा, ये फंजे पहले इससे फूड अपने लिए लेती है। ठीक है? ये फंजे अपने लिए खुराक लेगी, ये फंजे इस ह्यूमस से अपने लिए खुराक लेगी, फिर ये जो प्लांट है ये इस फंजे से अपना खुराक लेगी। समझ आ रहा है? तो ये फंजे के ज़रिए अपना खुराक हासिल करता है यहाँ पे। और खुराक हासिल कैसे करता है? ये एब्जॉर्ब करता है फंजे से न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे इट एक्ट्स एज ए सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोफाइट हम कह सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है फ़र्क सेप्रोट्रॉफ से सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि ह्यूमस से पहले फंगस ने न्यूट्रिशन लिया, फिर न्यूट्रिशन किस तरह से इसने, प्लांट ने फंगस से या फंजे से एब्जॉर्ब किया, अपना खुराक एब्जॉर्ब किया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नियोशिया, या इसे बर्ड्स नेस्ट कहते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पैरासाइटिक प्लांट, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। उसे हम कहते हैं मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपको हो सकता है आपको लगता होगा कि ये कुछ टर्म्स मुश्किल हैं, वो हैं, ये हैं। देखिए आपको अगर थोड़ा सा डिफरेंट आपको पढ़ना है तो एक लेवल हाई पढ़ना पड़ता है।
अगर आप चाहते हो कि हम इस बीड से थोड़ा सा आगे चलें तो एक स्टेप ऊपर पर चलना पड़ता है, उसी लेवल से नहीं पढ़ना जिस लेवल से सारे पढ़ते हैं। समझ आया? सो पहले अपने आप को तैयार करना होता है कि हाँ मुझे एक स्टेप हम ऊपर पढ़ रहे हैं, हमें उस लेवल से नहीं पढ़ना जिस लेवल पे सारे पढ़ रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे फ्री में भी पढ़ रहे हैं। वन स्टेप यू शुड बी अहेड। और अगर इसी तरह से हर सब्जेक्ट में एक स्टेप आप ऊपर पढ़ोगे, आई गारंटी कि आप फेल नहीं करोगे, आप सारे मार्क्स लाओगे। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा जो है, इसे हम नाम क्या देते हैं? अब यहाँ पे इसे कहते हैं इंडियन पाइप प्लांट। क्या कहते हैं? इंडियन पाइप प्लांट कहते हैं इसे। ये इंडियन पाइप प्लांट जो है, इसको ऐसा नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो एक पाइप की तरह होती है, ठीक है। और मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक ही फ्लावर होता है। यूनिफ्लोरा एक फ्लावर होता है, सिंगल फ्लावर ऊपर होता है। और ये जो ये प्लांट होता है, अब देखिए ये भी इसी तरह से इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स के साथ कुछ फंजे एसोसिएटेड रहते हैं, फंजे। और फंजे जो है, फंजे न्यूट्रिशन लेते हैं डेड डिकेइंग मैटर से या ह्यूमस से हम कह सकते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, ये जो फंगस होते हैं, फिर फंगस से ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। बराबर जैसे मैंने इसका नियोशिया का बोला, वैसे ही मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा भी अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है। समझ आ रहा है? ये क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे हमने लिखा है कि ये जो फंगस होते हैं, फंजे होते हैं, इसमें जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है फंजे में, आपको वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहाँ पे फंजे नहीं लिखा होगा, वहाँ पे मशरूम लिख सकते हैं, यीस्ट लिख सकते हैं, मोल्ड्स लिख सकते हैं, वहाँ पे वो राइजोपस लिख सकते हैं, ठीक है, नियोशिया लिख सकते हैं, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा जिनकी मैं अभी बात कर रहा था प्लांट्स, तो वहाँ पे एक स्टेप अहेड क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली फंजे नहीं दे सकते हैं, अब वो इतना सिंपल नहीं देंगे, वो यहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन में मशरूम हो सकता है, या यीस्ट हो सकता है, या मोल्ड हो सकता है। एंड दीज आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ फंगस या फंजे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फंजे के टाइप्स होते हैं, वहाँ पे ये ऑप्शन हो सकती है। और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो भी न्यूट्रिएंट्स को सक फिर करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, थ्रू सम सकिंग अपैरेटस। और अब यहाँ पे क्वेश्चन है सेप्रोफाइटिक एंड सेप्रोजुइक में क्या फ़र्क है और सेप्रोट्रॉफिक में क्या फ़र्क है। तीन टर्म्स है जो अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। एक है सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, दूसरा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा है जिसे हम कहते हैं सेप्रोजुइक न्यूट्रिशन। ये अक्सर हम बोलते हैं ये एक ही टर्म है, नहीं, इनमें थोड़ी सी डिफरेंस है तो लगभग एक ही, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस जो है वो मैं बता देता हूँ। ये जो इसमें सेप्रोट्रॉफिक मतलब है कि ये जनरल में हम कहते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन या जो सकिंग थ्रू न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स बाहरी डाइजेस्ट करके, उससे हम कहते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को हम एक साथ कह सकते हैं इनका न्यूट्रिशन जो है, इट्स अ जनरल टर्म, इनका न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और अगर कहीं पे प्लांट या फंजाई या बैक्टीरिया, अगर ये कहीं पे ऐसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं तो उस वक्त हम उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और अगर हम कहीं पे इंसेक्ट्स की बात करते हैं जो कि इस तरह से कुछ इंसेक्ट्स एब्जॉर्ब सक करते हैं न्यूट्रिएंट्स, उस वक्त हम कहते हैं सेप्रोजुइक। जुइक रेफर्स टू एनिमल्स, सेप्रोजुइक न्यूट्रिशन। जुइक रेफर्स टू एनिमल्स, फाइटिक रेफर्स टू प्लांट्स एंड द लाइक, प्लांट्स, फंजे एंड बैक्टीरिया, एंड सेप्रोट्रॉफिक जनरल में इन सब का न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू क्लियर दैट। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक दो स्पीशीज होते हैं। एक स्पीशी होता है जो कि बड़ा साइज में होता है जिसे हम कहते हैं होस्ट, और दूसरा स्पीशी जो कि छोटा साइज में होता है जिसे हम कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप होती है जिसे हम कहते हैं पैरासाइटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है कि पैरासाइट जो है ये या तो होस्ट के बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर सरफेस पे बैठता है, वहां रहता है, और होस्ट से ही सारा अपना रहन सहन, अपने न्यूट्रिशन को हासिल करता है। समझ आ रहा है? तो यहां पे पैरासाइट का क्या न्यूट्रिशन है, फिर इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कि एक होस्ट में रहना जो कि बड़ा होता है साइज में, उसमें या उसकी बॉडी पे रहना, फिर उसी से सारा अपना न्यूट्रिशन हासिल करना, सारा अपना रहन सहन भी वहीं करता है और अपना न्यूट्रिशन वहीं से हासिल करना। वो जो न्यूट्रिशन एक होस्ट से हासिल करना है उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और ये दुनिया में लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, लगभग हर किसी में हमें पैरासाइट्स मिल सकते हैं। देखिए आपके सामने जो एनिमल्स हैं, इसमें भी काफ़ी सारे एनिमल्स पैरासाइटिक एनिमल्स हैं। जैसे आपका एक्सकैरिस है, जो कि जिसके लिए हम दवाई व एल्बेंडाजोल खाते हैं ना, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है, कीड़े। लीचेस जो होते हैं जो ब्लड को सक करते हैं, और मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बोला कि कुछ लीचेस जो उन हकीमों के पास होते हैं जो कि गंदा खून सक करते हैं, जो कि बॉडी पे डालते हैं, तो ये भी एनिमल्स में आते हैं, ये भी पैरासाइट्स होते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी पैरासाइट्स होते हैं। कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं, वो भी पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, मॉस्किटो जो हमारा
जिसमें जिसको हम रत्सूर कहते हैं आई मीन जो कि ब्लड सक करता है हमारा, ठीक है ना, जो मॉस्किटो होती है। अच्छा, इसी तरह से फ्लूक्स होते हैं, ये हमारी नसों में होती हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे प्लांट्स भी हैं जो कि पैरासाइटिक हैं, समझिएगा बात को। अब यहाँ पे ये जो पैरासाइट मैंने कहा ये बॉडी के अंदर रह सकता है। अगर बॉडी के होस्ट की बॉडी के अंदर है तो उस वक्त हम उसे क्या कहेंगे, एंडोपैरासाइट। और अगर ये बॉडी के बाहर है उस वक्त हम उसे कहते हैं एक्टोपैरासाइट। आपको अगर वहां पे क्वेश्चन डालेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोपैरासाइट, वहां पे मॉस्किटो दिया होगा, वहां पे फॉर एग्जांपल वहां पे लीच दिया होगा, ठीक है, और वहां पे एस्कैरिस दिया होगा। आप एंडोपैरासाइट में किसको टिक मारेंगे, बॉडी के अंदर कौन होते हैं, वही जिसके लिए एल्बेंडाजोल खाया जाता है, दैट इज एस्कैरिस। अगर एक्टोपैरासाइट की बात करेंगे, ये लीच है, ये बाहर ही सक करते हैं ब्लड को, ये मॉस्किटो है, ये बाहर ही है, ठीक है। फ्लूक्स क्या है, ये एंडोपैरासाइट्स हैं, ये बॉडी के अंदर होते हैं, ये नसों में होते हैं, ब्लड वेसल्स या उनमें लिम्फ वेसल्स में होते हैं, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब पैरासाइट्स में आगे भी कुछ पढ़ सकते थे लेकिन वो आपको आपके लिए मान्य नहीं रखेगा क्योंकि यहाँ पे आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड, जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैरासाइटिक प्लांट्स भी कुछ होते हैं, इसमें आपको कंसंट्रेट करना है। पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक प्लांट है, ये एक कोई प्लांट है, ठहरो एक मिनट पहले मैं ठीक बना देता हूँ। कोई प्लांट है जो कि बाज़ाब्ता अपना न्यूट्रिशन करता है, और न्यूट्रिशन जब ये करता है तो आपको पता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता हुआ, फोटोसिंथेसिस ये इसका लीफ है वगैरह वगैरह। समझिएगा एक पॉइंट आप कि जो भी प्लांट ग्रीन प्लांट होते हैं जो कि खुद से फोटोसिंथेसिस करता है और सारा न्यूट्रिशन खुद से अपना हासिल करता है, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक, कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक होता है। उसमें वो ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स लेता है रूट्स के ज़रिए वो एक्चुअली जो रूट्स के ज़रिए वो न्यूट्रिएंट्स और पानी लेता है, वो ऊपर वो प्लांट अपने लीव में किसके ज़रिए लेता है, फिर कुछ चैनल्स के ज़रिए लेता है, जिन चैनल्स को हम कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम। समझ आ रहा है। ज़मीन से वो कुछ न्यूट्रिएंट्स लेता है, जो भी हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे ना पहले, वही मिनरल्स जो होते हैं और पानी उसके साथ, वो सारा जब लीफ में लेना है तो कहाँ से, ज़मीन से खींचना है, तो रूट से होके होके फिर स्टेम्स के ज़रिए ऊपर लीफ तक ये पहुँच जाता है, वो कुछ चैनल्स के ज़रिए पहुँचता है, उनको हम कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं, उस चैनल को क्या कहते हैं, जाइलम। और फिर जब यहाँ पे खुराक बनता है, वो खुराक कुछ चैनल्स के ज़रिए प्लांट डिफरेंट रीजन्स में लेता है, डिफरेंट रीजन्स में लेता है वो खुराक जो भी होता है स्टोर करने के लिए या बाकी रीजन्स में ज़रूरत होती है उस खुराक की, वो उन चैनल्स को हम कहते हैं फ्लोयम। क्या कहते हैं, फ्लोयम। ये फ्लोयम जाइलम ये स्टेम में भी होता है, ये ब्रांचेस में भी होता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझने की ज़रूरत यह है कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद से कंप्लीटली अपना न्यूट्रिशन नहीं बना सकते हैं, जिनमें या तो क्लोरोफिल जो होता है या उनमें क्लोरोफिल है ही नहीं, बिल्कुल ही क्लोरोफिल नहीं है, या उनमें क्लोरोफिल थोड़ा सा कम है क्लोरोफिल की, वो सफिशिएंट नहीं है उनको अपने लिए खुराक बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, वो ये प्लांट है, सपोज दिस इज दैट प्लांट, वो प्लांट क्या करते हैं, वो प्लांट अपने कुछ पैरासाइटिक ब्रांचेस डालते हैं इस जाइलम या इस फ्लोयम पे, और वहीं से डायरेक्टली अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। उन पैरासाइटिक ब्रांचेस को क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड हास्टोरिया, HAUSTORIA, हास्टोरिया। समझ आ रहा है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, दीज पॉजेस स्पेशलाइज्ड पैरासाइटिक रूट्स भी कह सकते हो या पैरासाइटिक ब्रांचेस भी कहते हैं इनको कुछ, ठीक है। दोज आर कॉल्ड हास्टोरिया। हास्टोरिया किन के साथ अटैच्ड होते हैं, या तो जाइलम के साथ या तो फ्लोयम के साथ। जाइलम क्या है, ये वो वेसल्स हैं जो कि ज़मीन से पानी और डिफरेंट मिनरल्स प्लांट को ऊपर लीव तक लेने में मदद करते हैं। और फ्लोयम क्या है, ये वो वेसल्स हैं, चैनल्स हैं प्लांट में जो कि बने हुए खुराक को डिफरेंट रीजन्स तक पहुंचाने के लिए लगते हैं, तो वहीं उन्हीं से अटैच्ड रहते हैं ये हास्टोरिया, और इस तरह से ये प्लांट से डायरेक्टली न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम देयर जाइलम एंड फ्लोएम। समझ आया ये पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कि ये जो ये पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, ये या तो ऑब्लिगेट हो सकते हैं, टोटल पैरासाइट्स हो सकते हैं कि इनको बेचारे ये कुछ, इनका क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद से कुछ भी नहीं बना सकते हैं, सब कुछ इसी प्लांट से लेते हैं, या फैकल्टेटिव, या जिसे हम पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। मतलब कि ये प्लांट्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि कुछ हद तक ये खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं, इनमें कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस हो सकती है, और खाली ये प्लांट, ये जो ये मेन प्लांट है, उस हास्टोरिया डाल के उसके जाइलम से, किससे, जाइलम से उसके न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़मीन से उसने लिए, मिनरल्स जिन्हें हम कहते हैं, और पानी जो कि ज़मीन से उसने लिया, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ऑब्लिगेट या टोटल पैरासाइट्स टोटली डिपेंडेंट है ऑन प्लांट फॉर ऑल इट्स न्यूट्रिशन, बट फैकल्टेटिव और पार्शियल पैरासाइट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खाली मिनरल्स एंड वाटर को मेन प्लांट से चुरा लेते हैं। समझ आ रहा है, बस ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम्स रखे हैं, ये कुछ प्लांट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक मिनट, ओ देखिए
अब मैंने कहा ये टोटल हो सकते हैं या पार्शियल हो सकते हैं ये पैरासाइटिक प्लांट्स, लेकिन ये पैरासाइटिक प्लांट्स अब किस जगह पे ये अपने हस्टोरिया डाल रहे हैं, अपने ये पैरासाइटिक रूट्स किस जगह पे, ओरिजिनल प्लांट के, मेन प्लांट के किस जगह पे ये डाल रहे हैं, कहाँ पे वो अटैक कर रहा है हस्टोरिया, उस बेस पे ये दो किस्म के होते हैं। या तो ये हो सकते हैं स्टेम पैरासाइट्स या तो हो सकते हैं रूट पैरासाइट्स। अगर स्टेम पे हस्टोरिया डाले जाते हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज स्टेम पैरासाइट, और अगर ये रूट पे डाले जाते हैं ये हस्टोरिया, मेन प्लांट के रूट पे, होस्ट, उसे होस्ट प्लांट भी कहते हैं ना, जिससे न्यूट्रिशन लिया जाता है, होस्ट प्लांट के रूट्स पे डाले जाते हैं, रूट्स के अंदर डाले जाते हैं हस्टोरिया, तो उस वक्त उसको कहेंगे रूट पैरासाइट। अब ये एग्जाम्पल्स कुछ है, ये आप याद रखिएगा मेहरबानी करके। एक एग्जाम्पल है दैट इज़ रफ्लेशिया। रफ्लेशिया जो है ये दुनिया में जो सबसे बड़े फ्लावर्स हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल रखिए बनी देखेंगे आप, तो ये सबसे बड़े फ्लावर्स दुनिया में जो होते हैं वो इसी प्लांट के होते हैं। और ये क्या है, ये टोटल रूट पैरासाइट है। आप देख सकते हैं कलर क्या है इसका, ये बेसिकली इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ये पूरा ही पूरा टोटली, इसीलिए टोटल हम कहते हैं, टोटली डिपेंडेंट है ऑन द रूट्स ऑफ अदर प्लांट्स जिनसे ये अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है। सो इसलिए क्या कहते हैं, दिस इज टोटल रूट पैरासाइट। कसकटा, जिसे आप या आपकी ये भी कहते हो क्या, अमरबेल भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, मतलब उसकी मीनिंग जो है दैट मीन्स लिव फॉर एवर। अमरबेल, कसकटा को हम क्या कहते हैं, अमरबेल भी, वहाँ पे अगर अमरबेल ऑप्शन होगी तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है लिव फॉर एवर। ये यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम रखा, ये जो है ना येलो कलर, आप खुद समझ सकते हैं कि ये इसका भी क्लोरोफिल है ही नहीं, तो ये कहाँ से न्यूट्रिशन अपना हासिल करेगा, जो भी होगा ये जो होस्ट प्लांट होगा उसी से सारा न्यूट्रिशन हासिल करेगा। लेकिन वहाँ पे ये कहाँ पे अटैच्ड होता है, उसके हस्टोरिया स्टेम से, स्टेम के अंदर वो न्यूट्रिशन हासिल करता है। नेक्स्ट इज दैट इज लॉरेंथस। बाकी मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं रखे हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है कि कुछ हद तक ये खुद से जो न्यूट्रिएंट्स से जो कि फोटोसिंथेसिस वो कर पाता है, लेकिन ये मेन होस्ट प्लांट से क्या लेता है, उससे मिनरल्स लेता है और पानी लेता है। अच्छा, मिस्टलटो, ये भी आप याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ऑरोब्रांची जो है इट इज ए टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है। सैंडलवुड ट्री जो है इट इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, एंड विस्कम इट इज अ पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अगर आप सारा ये याद नहीं रखेंगे, रखना नहीं चाहते हैं, मे भी आप में कुछ बोलेंगे इतना कहाँ याद रखेंगे, ये वाला मेहरबानी करके याद रखना, रेफ्लेशिया, ठीक है, ये कसकटा, ये भी याद रखना। अच्छा, ये सैंडलवुड ट्री याद रखना हो सकता है ये, और ये वाला मिस्टलटो, अगर वो तीन नहीं रखेंगे, ठीक है, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो याद रखना। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है यहाँ पे दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है इसमें होता क्या है, देखिए इसमें दो स्पीशीज, ये एक स्पीशी है, स्पीशी क्या होता है, जैसे इंसान एक स्पीशी है, मंकीज एक स्पीशी है, ठीक है, वॉलनट ट्री एक स्पीशी है, ठीक है, इसी तरह से टमाटो का प्लांट एक स्पीशी है, कैबेज का प्लांट एक स्पीशी है। तो दो स्पीशी, स्पीशी ए एंड स्पीशी बी, ये आपस में समझौता करते हैं, ये आपस में एक साथ रहते हैं और समझौता करते हैं। समझौता ये होता है कि हाँ तुम मुझे कुछ दोगे, तुम मुझे कुछ बेनिफिट दोगे, मुझ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालो तुम, और फिर मैं भी तुम पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता हूँ, मैं भी कुछ बेनिफिट देता हूँ। ये इनके दरमियान समझौता होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जहाँ पे भी होगी, दो स्पीशीज आपस एक साथ रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो यहाँ पे टू स्पीशीज इंटरेक्ट रिमेन इन एसोसिएशन सच दैट बोथ आर बेनिफिटेड, और इसको कभी हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। ये सिम्बायोटिक टर्म एक्चुअली ब्रॉड टर्म है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, यही समझेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक्चुअली काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में वो नहीं पूछेंगे। यहाँ पे सिंपली आपसे क्या याद रखना, आपको क्या याद रखना कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है बिटवीन टू स्पीशीज जिसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। इसको हम और एक नाम क्या देते हैं, म्यूचुअलिज्म। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। सबसे पहली एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज़ राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो मैंने पिछले पेज में आपको समझा दिया। रूट नोडुलस में रह के राइजोबियम नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो प्लांट को फिक्स करके देता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में प्लांट यूटिलाइज कर पाएगा, है ना। और प्लांट इंटर में राइजोबियम को क्या देगा, लेग्यूमिनस प्लांट, ये बोलेगा उसको चलो तुम्हें रहने के लिए जगह है, और जो मैं थोड़ा सा अपने लिए न्यूट्रिशन बनाऊंगा, फूड बनाऊंगा, वो आपको भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको समझाया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक छोटा सा प्लांट है ना, यहाँ पे ये बहुत ही छोटा प्लांट है, और इसके मेन रूट्स बस यहाँ तक है, यहाँ तक है इसके मेन रूट्स। बाकी ये यहाँ से क्या है, इसके यहाँ 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 ये क्या है, ये एक्चुअली वही फंगस हैं, फंजे हैं, ठीक है। तो ये एक प्लांट जो है, प्लांट के रूट्स जो होते हैं, प्लांट रूट्स, इसके साथ बहुत ही लंबे 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 फंजेस जो है ना, इनके हाइफे बोलते हैं इनको, ये जो है ये अपनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डालते हैं हर जगह पे बहुत। देखिए ये प्लांट, आप मुझे बताइए कितना ये न्यूट्रिशन हासिल कर सकता है अपने ये छोटे से रूट से, मत कर सकता है ज़्यादा। लेकिन जब इसके साथ ही इतने सारे जो यहाँ पे ये फैले हुए हैं फंजे,
ये इतनी सारी ब्रांचेस जो बनी है, ये कहाँ-कहाँ से इसके लिए न्यूट्रिएंट्स ला सकते हैं? बहुत दूर से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे फंजे जो है, फंजे इसके लिए जो प्लांट के लिए क्या करती है, ये फंजे इसके लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और वाटर जो है, ये इसके लिए एब्जॉर्ब करते हैं दूर दूर से प्लांट के लिए। और प्लांट जो है, प्लांट अपना खुराक बनाएगा, उससे कुछ खुराक इस फंजे को भी प्रोवाइड करेगा। समझ आ रहा है? दैट मीन्स इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। दिस एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंजाई, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड माइकोराइजा। तो दोनों को बेनिफिट हो गया, दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट इज दैट इज दिस लाइकन्स। अक्सर आप देखते हैं आसपास जो रॉक्स होते हैं, दीवारें ववारे होते हैं, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कुछ ग्रीनरी होती है ना, ये ग्रीनरी जैसी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ लाइकन। लाइकन होता क्या है, ये एल्गे, याद रखिएगा एल्गे, यहाँ पे ये सपोज दिस इज एल्गे और फंजे के दरमियान एसोसिएशन होता है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होगा। ये सपोज दिस इज फंजे, ये फंजे है, ये एल्गे है, ये फंजे है, इनके दरमियान एसोसिएशन है, जिसमें क्या एल्गे जो है, एल्गे जो है ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये खुराक बनाता है। लेकिन फंजे इसको क्या बोलेगा, फंजे जहां भी होता है ना, जहां पे भी होता है, ये इस अलगे के लिए न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दूर दूर से एब्जॉर्ब करेगा, जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म में किया, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो है इस फंजे के लिए एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से ये जो फोटोसिंथेसिस करके खुराक अपना बनाएगा, उसमें भी कुछ इसको भी देगा, जिसे हम कहते हैं फंजे को भी देगा, और फंजे इसके लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स देता है। तो दोनों को बेनिफिट होता है। और अक्सर ये जो लाइकन्स हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, ये रॉक्स के ऊपर मिलते हैं। जब मैं आपको नहीं है शायद वो इकोलॉजिकल सक्सेशन, जब मैं के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, वहाँ पे उनको समझ आएगा कि लाइकन का होना कितना ज़रूरी है। अगर एक बियर रॉक पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या हम कहते हैं प्लांट्स ग्रो करने हो आगे, तो बियर रॉक पे जो सक्सेशन शुरू होता है वो लाइकन से होता है। लाइकन क्या है, अब एसोसिएशन बिटवीन किन के दरमियान, फंजाई एंड अलगे, दोनों के लिए बेनिफिट है, फंजे के लिए भी और अलगे के लिए भी। अब इकोला है, ये भी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, इसमें भी दोनों को फायदा मिलता है। कैसे फायदा मिलता है, देखिए इकोला जो है ये इंसान है, ठीक है, ये इसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कहते हैं इकोलाई। ये इकोलाई क्या करता है, ये हमारे लिए कुछ वाइटामिन को सिंथेसाइज करता है, जैसे आपका विटामिन के है, कुछ विटामिन बी जो होते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स से कुछ विटामिन वो भी सिंथेसाइज करता है। तो ये हमें फ़ायदा देता है। लेकिन हम इससे क्या फ़ायदा देते हैं, हमारे लिए भी ये कुछ न्यूट्रिएंट्स बनाता है, हमारे लिए कुछ विटामिन बनाए, लेकिन हम इससे क्या देते हैं, ये हमारे वहाँ बैठ के वहाँ पे हमारे जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कंज्यूम करता है। तो इस तरह से भी दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या है अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें बोथ द स्पीशीज जो भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इस एसोसिएशन में, दोनों स्पीशीज को फ़ायदा मिलता है। समझ आया? अब देखिए ये लास्ट है, दैट इज इंसेक्टिवोरस और कॉर्निवोरस प्लांट्स। देखिए ये छोटा है, ये आप इजीली सीख सकते हैं। देखिए इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स में होते हैं, वो सॉइल्स जहाँ पे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, और इसलिए ये क्या करते हैं, इनके सामने कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं मिलते इनको, कि हम इनको अगर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलेंगे जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके इन्हें देंगे, उनकी किल्लत भी होती है उस सॉइल में, कि इनके पास कोई चारा नहीं रहता है फिर कि हमें कहाँ से नाइट्रोजन मिलेगा। ना तो हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली खुद हासिल कर सकते हैं, ना तो हमारे साथ वो कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोसिस में है जो हमारे लिए नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो हम करें तो करें कि हम कहाँ से नाइट्रोजन लाएंगे जिससे हम अपने आप को ज़िंदा रखें, हम अपनी फंक्शंस को बराबर रखें। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये हवा में कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कि एनिमल्स में होते हैं, हमारी बॉडी में जो एनिमल्स की बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में आपके नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। तो अगर ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करेंगे, तो उससे जो नाइट्रोजन निकलेगा, वो नाइट्रोजन ये खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स में होते हैं, और करते क्या है, ये कैप्चर करते हैं और फिर इंसेक्ट को डाइजेशन करते हैं, किस लिए, अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। समझ आ रहा है? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल आपका है, नंबर ए एग्जाम्पल, ये याद रखेंगे, निपेंथीस, या जिसे हम कहते हैं पिक्चर प्लांट, निपेंथीस, या जिसे हम कहते हैं पिक्चर प्लांट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पिक्चर की तरह होता है, ये ऐसा होता है प्लांट, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ इसके ऊपर एक लिड होती है, ढक्कन होता है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला रीजन होता है, ऊपर यहाँ पे ये बहुत ही स्लिपरी होता है, यहाँ पे ये स्लिपरी होता है, SLIPPERY, स्लिपरी, ठीक है। अब यहाँ पे इंसेक्ट आके जब बैठ जाता है, यहाँ बैठ गया इंसेक्ट बेचारा, उसको स्लिप हो जाती है, वो अंदर घुस जाता है, अंदर गिर जाता है। यहाँ पे जो ये ट्रैप जैसा बनता है, इसे कहते हैं पिट फॉल, याद रखिएगा, पिट फॉल ट्रैप, ठीक है। और यहाँ नीचे इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लिक्विड होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब खुद ही बताइए
कि इस इंसेक्ट को बेचारे को क्या होगा वहाँ पे, ये इसमें गिर जाएगा, और एक बार ये इसमें आ गया, इस इन डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ऊपर गिरते ही इसके ऊपर ये लिड क्लोज की जाती है, फिर बाहर नहीं निकलेगा, तो कैप्चर हो गया, फिर अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पर डाले जाते हैं और ये डाइजेस्ट होगा, फिर इसमें जो नाइट्रोजन निकलेगा इसके प्रोटीन से वो एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स और उनकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट हो जाती है इस पिक्चर प्लांट की। समझ आ रहा है? ये एक प्लांट है आपका। इसी तरह से है आपका ये ड्रोसेरा, जिसे हम कहते हैं सनड्यू प्लांट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ये प्लांट है, देखो इसने कैसे इधर इंसेक्ट को ट्रैप किया। ये प्लांट का सरफेस सपोज है, इसके ऊपर कुछ शॉर्ट हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनके सामने एक ग्लैंड होता है। क्या होता है? एक ग्लैंड होता है जो कि सेक्रेट करता है ग्लू लाइक सब्सटेंस, मतलब स्टिकी सब्सटेंस सेक्रेट करता है, फ्लूइड सेक्रेट करता है, और वो फ्लूइड क्या होता है? वो बड़ा टेस्टी होता है। इंसेक्ट को लालच होती है, वो इस फ्लूइड पे बेचारा इस फ्लूइड को खाने आता है, इस फ्लूइड पे फीड करने आता है, और जो ही वो इस पे फीड करता है वो फंस जाता है। ठीक है, वो फंस जाता है, और फिर जाके ये देखो ये लीफ जो है ये रोल करता है, किया ना इसने, रोल किया है इस लीफ को, ये इंसेक्ट बेचारा अंदर ही फंस जाता है। क्लियर है? और फिर जाके इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम डाले जाते हैं और इससे अपना नाइट्रोजन निकाला जाता है। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखें, इसको सन ड्यू क्यों कहते हैं? सन ड्यू प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये जो यहाँ पे ये टिप्स पे जो ये ग्लैंड से जो ये सेक्रीशन निकालते हैं, जो यहाँ पे सेक्रीशन होती है, जब इस पे सन पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, तो ये क्या ड्यू ड्रॉप्स की तरह चमकने लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सन ड्यू प्लांट। समझ आया? ये हो गया आपका ड्रोसेरा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट प्लांट जो है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट प्लांट जो है दैट इज दिस, अच्छा यहाँ तक किया, दैट इज दिस अट्रिकुलेरिया। ठीक है, ये अट्रिकुलेरिया, या इससे पहले हम ये डायोनिया की बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या होता है? ये प्लांट, इसमें एक्चुअली दो लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं, दो ब्लेड्स होते हैं इस तरह से, जिनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यह यहाँ पे इसके सरफेस पे, जब इसके सरफेस को देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि बहुत ही सेंसरी होते हैं। इंसेक्ट जब इसके अंदर आता है, यहाँ पे न्यूट्रिशन अपना हासिल करने आता है, यहाँ पे बैठता है, इन हेयर्स के साथ जब टच होता है, ये बहुत ही जल्दी क्लोज होता है, बहुत ही जल्दी क्लोज होता है। मतलब ये ऐसे होता है, इसको देखो कैसे, सुनना, ऐसे, जैसे मैं हाथ दो मिला रहा हूँ, ऐसे होता है इसको। दैट मीन्स कि इसमें एक स्नैप बनता है, स्नैप हो जाता है इसको, ऐसे स्नैप हो गया ना, स्नैप जो हो गया इसमें, इसलिए इस स्नैप की वजह से ये जो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स ये आपस में फंस जाते हैं और ये ट्रैप अंदर हो जाता है बेचारा। इसे, इस मैकेनिज्म को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्नैप ट्रैप मैकेनिज्म, स्नैप ट्रैप मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से ये अंदर फंस गया और अंदर इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम डाले जाएंगे और फिर इसको कंज्यूम किया जाएगा, इसका नाइट्रोजन लिया जाएगा। अब ये लास्ट वाला जो है अट्रिकुलेरिया, ये पानी में होता है। वो तीनों टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पे होते हैं, लेकिन ये पानी में होता है। ये जो है यहाँ पे ये दिया है, ये क्या करता है? इसमें अगर आप देखेंगे ऐसे में यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रैप डोर। यहाँ इसका जो सरफेस होता है, सरफेस जो होता है वो शुगरी होता है। शुगरी मीन्स कि ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है, जो कि टेस्टी फ्लूइड होता है। इंसेक्ट को लालच होती है, वो इस फ्लूइड को फीड करते 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 यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ इसके इस डोर के पास कुछ सेंसरी हेयर्स होते हैं, सेंसरी हेयर्स होते हैं, वो ट्रिगर की तरह काम करते हैं। एक बार इंसेक्ट ने इन हेयर्स को टच किया, एकदम से क्या होता है कि ये पानी के साथ यहाँ पे इंसेक्ट अंदर लिया जाता है, यहाँ पे, और अंदर जब लेते हैं, अंदर फिर इसको डाइजेस्ट किया जाता है एंजाइम्स के जरिए, और फिर उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, नाइट्रोजन निकलता है, वो यूटिलाइज किया जाता है। ये फटाफट ये दो डोर पहले ओपन होता है, इसको अंदर लिया, फिर दोबारा क्लोज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड ट्रैप डोर, इट इज कॉल्ड ट्रैप डोर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर्स। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बड़ा आज क्लास इसलिए हुआ क्योंकि हमने मिनरल न्यूट्रिशन को भी इसके साथ पढ़ा, मुझे जहन में नहीं था वो पहले, तो दैट इज़ ऑल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? नाउ वी विल मूव ऑन द होलोजिक न्यूट्रिशन इन मैन। अब